हेलो स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। अभी तक आपने जो पढ़ा था वो ये कि भारतीय संघवाद की कौन सी विशेषताएं हैं, ये 16 नंबर का क्वेश्चन तैयार किया। फिर आपको मैंने करवाया था कि भारतीय संघवाद में कौन कौन से ऐसी विशेषताएं हैं जो कि ये दिखाती है कि वो एकात्मक है या केंद्र की तरफ अधिक झुका हुआ है। उसके रिगार्डिंग मैंने आपको तकरीबन 17 पॉइंट्स करवाए। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि क्या भारत एक सहकारी संघवाद है। सहकारी संघ कोऑपरेटिव संघवाद, जैसा कि पहले मैं एक इस शब्द की संघवाद की आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मतलब होता है केंद्र राज्यों के आपसी संबंध कैसे हैं, उसे संघवाद कहते हैं। केंद्र राज्य संबंधों को संघवाद कहते हैं। अब ये सहकारी का मतलब कोऑपरेटिव, आपस में मिलजुल कर काम करने वाला। लास्ट 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन था उसमें हमने ये बताया था कि भारतीय संघवाद जो है एकात्मकता की ओर झुकाव, यानी कि उस पर जो है केंद्र का बहुत अधिक नियंत्रण है। इसमें हम ये करवाएंगे कि नहीं, केंद्र का बहुत अधिक नियंत्रण नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो कि ये दिखाते हैं कि भारत एक सहकारी संघवाद है, यानी केंद्र और राज्य आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं ये आपको बता रही हूँ। इसके अलावा मैं थोड़ा सा इंट्रो देना चाहती हूँ कि सहकारी संघवाद का वास्तव में अर्थ क्या होता है। देखिए, जहाँ पर जिस देश में केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे के पूरक की तरह काम करें और अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है राष्ट्र कल्याण के उद्देश्य से लगाए, ना कि ये सोचिए कि राज्य सरकार है तो वो सिर्फ अपने राज्य की कल्याण की बात करेगी। तो वो सभी राज्य मिलकर जो केंद्र सरकार है उसके साथ मिलकर एक लक्ष्य को निर्धारित करें, वो है राष्ट्र का निर्माण या राष्ट्र का कल्याण। और केंद्र राज्य एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रुख रखें। ये तीन बातें सहकारी संघवाद के अंतर्गत आती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम बात करें इसमें कुछ डेफिनेशंस की, जैसे डी बासु एक बहुत बड़े इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले और बहुत फेमस उनकी बुक है। शायद आप में से कोई अगर आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करेगा तो वो आगे जाके पढ़ेगा इस बुक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान न तो एकात्मक है ना ही संघात्मक है, ये दोनों का बल्कि मिश्रण है। देखो, प्योर संघात्मक नहीं कह सकते भारतीय संघवाद को, मैं ये पहले ही बता चुकी हूँ कि ये अमेरिका की तरह नहीं है जहाँ पर केंद्र अपना काम कर रहा है, राज्य सरकारें अपनी काम कर रही हैं। केंद्र सरकार की अपनी नागरिकता, राज्य सरकार ने अपनी अलग से नागरिकता जारी की है। दोनों की जो है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका अलग अलग है, दोनों की कार्यप्रणाली बिल्कुल अलग है, अपने आपस में हस्तक्षेप नहीं करती। वो होता है संघवाद, जहाँ केंद्र राज्य जो है आपस में काम, तो केंद्र राज्यों का संबंध इस तरह का है कि अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे के काम में बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करते हैं गैर जरूरी तरीके से। लेकिन डी बासु क्या करते हैं कि देखो, एकात्मक और संघवाद दोनों प्रणालियों का मिश्रण है। एकात्मकता तो मैंने पिछली बार करवाई आपको 16 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यह बताया गया कि केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है एकात्मकता में, जो कि भारत में देखी गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था जो मैंने लास्ट 2 वीडियोस में आपको करवाया, तो प्लीज़ उसको एक बार आप जाके देखें, ये देखने से पहले ये वाला वीडियो। तो डी बासु ने भारतीय संविधान को एकात्मक और संघात्मक प्रणाली का मिश्रण कहा है। MCQ पूछा गया है कि किसने भारतीय संविधान को यूनिटेरी और फेडरल सिस्टम का एक मिक्सचर कहा है, तो वो डी बासु है। इसके बाद VKRV राव का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। MCQ में पूछा गया है कि भारतीय संघीय प्रणाली को सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म या केंद्रीकृत संघवाद किसने कहा है, तो VKRV राव है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MCQ बहुत बार पूछा गया है, इवन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारतीय संघ को सहयोगी संघवाद की संख्या कौन देता है, तो G ऑस्टिन है, वो देते हैं। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे गहन अध्ययन किया था। तो ये 6-7 बातें मैंने अभी जो आपको बताई आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। इससे आपका जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही मजबूत बनेगा। और डेफिनेशन आपको वही लिखनी है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको करवाई थी इस चैप्टर के पार्ट 1 में। फिर आते हैं भारतीय सहयोगी संघवाद की विशेषताएं। आप यहाँ जितनी भी विशेषताएं देख रहे हैं आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, आप फर्स्ट सेम में बहुत अच्छे से कर चुके हैं इसको। इसके अलावा जो भी मैंने एकात्मकता वाला आपको जो क्वेश्चन बताया था उसमें वो सारे के सारे क्वेश्चन पॉइंट्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए, एकात्मकता वाले में हमने वो इस तरह से शो किया कि वो केंद्र के ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये केंद्र के बहुत अधिक पक्ष में है या केंद्र की ओर झुके हुए हैं बजाय कि राज्य सरकार के। इसमें हम ये सारे के सारे पॉइंट्स इस वाले क्वेश्चन में हम इस तरह से दिखाएंगे कि नहीं, ये नहीं कह सकते ये केंद्र की तरफ ही झुके हैं, बल्कि ये कड़ी की तरह काम करते हैं जो कि राज्य और केंद्र के बीच सहयोग का रुख बनाए रखते हैं। जैसे कि पहला है, एक पहले ही पॉइंट से आप समझ जाएंगे, राज्यपाल का पद, ऑफिस ऑफ द गवर्नर।
इसमें अगर हम पिछले 16 नंबर के क्वेश्चन में देखें जिसमें भारत को एकात्मक संघीय प्रणाली कहा गया था, उसमें ये बताया गया था कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल एक राज्य का प्रथम नागरिक होता है जो राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, और राष्ट्रपति केंद्र का व्यक्ति होता है। और राज्यपाल जो है ये समझ ले कि राज्य की बहुत सारी बातों को राष्ट्रपति के सामने कहता है, एक एजेंट के तौर पर काम करता है, वो पूरी तरह से राज्य का व्यक्ति नहीं होता। दूसरी बात ये कि राज्यपाल की नियुक्ति और उसको पद से हटाना पूरी तरह से राष्ट्रपति के हाथ में है, और राज्यपाल उसी राज्य का नागरिक भी नहीं हो सकता। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे ये लगता था केंद्र सरकार जो राज्यपाल के पद की नियुक्ति के वक्त जो है अपना ज़्यादा क्या करते हैं, अपना नियंत्रण रखते हैं राज्यपाल के पद पर। लेकिन देखिए यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सहयोगी संघवाद का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एकीकृत वाले जो पॉइंट है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हम राज्यपाल को इस तरह से दिखाएंगे कि दोनों के बीच में सहयोग का काम करता है। ये सही है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श पर की जाती है, और ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है, जो कि ये देखता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र कोई विफल तो नहीं हो गया है। अगर ऐसा हो गया तो वो राष्ट्रपति को सूचना भेजता है। तो इस तरह से राज्य सरकार का एक संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल। तो ये जो है इस तरह से हम कह सकते हैं केंद्र और राज्य के बीच एक संबंध की तरह, एक लाभकारी साधन की तरह काम करता है कि कुछ भी गड़बड़ हो रही है, राज्य सरकार अनियंत्रित हो रही है या राज्य सरकार कुछ से काम संभल नहीं रहा है, तो ऐसे में जल्द से जल्द टाइम रहते सूचना दे देता है केंद्र सरकार को, ताकि वो बिगड़ी हुई सिचुएशन को हैंडल कर सकें। तो इस तरह से राज्यपाल का पद हम कह सकते हैं कि सहयोगी संघवाद की तरह काम करता है। इसी तरह से राज्यपालों का वार्षिक सम्मेलन होता है, जो अपने आप में एक ऐसा मजबूत पॉइंट है जो ये शो करता है कि भारत जो है सहयोगी संघवाद का रूप है। जितने भी राज्यपाल हैं उनका वार्षिक सम्मेलन बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, उनकी समस्याओं का, उनके अनुभवों के बारे में पूछा जाता है। तो ये सम्मेलन क्या है, वास्तव में केंद्र और राज्यों के बीच जो है सहयोग स्थापित करने का एक जरिया है। इसी तरह से संकट काल की घोषणा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक पॉइंट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति की कौन कौन सी होती है, 3 तरह की इमरजेंसी मैंने बताई थी। तो आर्टिकल जैसे अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 360 ये सब। तो यहाँ पर अगर मैं संकट काल की विशेष तौर पर घोषणा करूँ तो मैं राष्ट्रीय आपातकाल यानी आर्टिकल 352 की बात करती हूँ, जिसमें राष्ट्रपति बाहरी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण पूरे देश में इमरजेंसी ला सकता है। यदि देश पर वित्तीय संकट आ जाए तो अनुच्छेद 360 इस्तेमाल करके वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा क्यों की जाती है? क्या केंद्र का अपना बेनिफिट होता है? नहीं, एक्चुअल में जो राज्य है, उस देश का जो पार्ट है, वो दोनों मिलजुल कर संकट का सामना कर सकें, इस तरह से घोषणाएं की जाती हैं। तो ये एक सहयोगात्मक रूप को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लगता है, अनुच्छेद 356 जब लगता है, वो ये नहीं कि राज्य सरकारों के ऊपर नियंत्रित कर लिया और राज्य सरकारों की मनमानी जो है होने से होने से रोकने का एक जरिया है। वास्तव में क्या है, राज्य सरकारें अगर संवैधानिक व्यवस्था को बनाने में सफल नहीं हो रही है तो केंद्र सरकार सहयोग करती है। केंद्र सरकार उस राज्य सरकार को रिलीव करके, आराम देके सारा काम अपने हाथों में ले लेती है, और जब सिचुएशन ठीक हो जाती है तो वापस वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को हटा लेती है। तो राज्य में स्थिति ठीक हो जाए और वहाँ का काम संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चलने लगे, यही वास्तव में उद्देश्य होता है राष्ट्रपति शासन का। तो ये कोई एकात्मकता की ओर या केंद्र सरकार को कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि एक सहयोगात्मक रुख है केंद्र और राज्य संबंधों के बीच एक सहयोगी संबंध बनाने का। इसी तरह से जो राज्यों का क्षेत्र अधिकार है उसमें केंद्र का हस्तक्षेप, संविधान के द्वारा केंद्र राज्यों को अलग अलग क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। मैं पावर्स आपको सूचियों के माध्यम से बता चुकी हूँ, 3-4 बार डिस्कस हो चुका है, तो उसको रिपीट नहीं करते हैं। तो परंतु संवैधानिक जो प्रबंध है, यानी अपने अपने क्षेत्राधिकार तो निश्चित हो गए, परंतु जो संवैधानिक प्रबंध को विश्वसनीय बनाने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की शक्ति भी दी गई है संविधान द्वारा, कि राज्य सूची पर विषयों पर कानून बना सकती है केंद्र सरकार। वो ये नहीं दिखाता है मात्र कि एकात्मकता की ओर झुका हुआ है भारतीय संविधान, बल्कि ये भी दिखाता है कि राज्य सरकार किसी कठिनाई को महसूस करे। राज्य सरकार जब कानून बनाने में, अपनी राज्य सूची के संबंध में कानून बनाने में सफल ना हो, अपने जो पावर्स उनका इस्तेमाल करने में सक्षम ना हो, तो ऐसे में संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाकर एक तरह से राज्यों को सहयोग देती है। तो ये एक सहयोगी संघवाद का एग्जाम्पल है। इसी तरह से जो सिंगल सिटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही संविधान, पूरे देश में एक ही संविधान है, मैंने लास्ट पॉइंट
में करवाया था कि केंद्र को अधिक मजबूत दिखाता है। एक हरी नागरिकता जो है, सिंगल सिटीजनशिप, वो भी मैंने आपको बताया था कि वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग, एक हरी न्यायपालिका, ये 6-7 पॉइंट। इसके अलावा अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये भी पिछले वीडियो में डिस्कस हुए हैं। बस डिस्कशन का फॉर्मेट इस तरह से था कि 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हुए हमने ये इस तरह से डिस्कस किए थे कि ये जो है केंद्र सरकार के एक एजेंट के तौर पे काम करते हैं सारे के सारे आयोग या व्यक्ति या फिर ये व्यवस्थाएं, बल्कि ऐसा नहीं है। एक हरी नागरिकता कहीं ना कहीं जो है भारत को जोड़ के रखती है। एक संविधान जो है भारत को जोड़ के रखता है। अगर राज्यों को अपना अलग संविधान दे दें तो वो अपनी मनमानी करनी शुरू करते, अपने संविधान के अनुसार चले, और केंद्र का वो जो है केंद्र का वो एक शक्तिशाली या नियंत्रक के तौर पर काम करने का जो उसका अधिकार है वो रहे ही ना, क्योंकि राज्य सरकारें कह सकती हैं कि हम अपने संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं, आप अपने संविधान के अनुसार करो। तो ये सिचुएशन पैदा ना हो जाए। तो भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने सारे राज्य हैं, उनमें आपस में कोऑपरेशन करने के लिए एक ही संविधान रखा गया जो लक्ष्य करता है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी एक संविधान के अनुसार काम करेंगे। इसी तरह से एक हरी नागरिकता ताकि भारतीयों के अंदर ये विश्वास रहे कि वो एक ही देश के नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य विशेष के नागरिक हैं। इसी तरह से वित्त आयोग है, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ दोबारा नहीं करूँगी। नीति आयोग और चुनाव आयोग, ये तीनों आप यहाँ पे मैं जस्ट एक लाइन में इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये केंद्र के एजेंट या आयोग नहीं है, बल्कि ये वास्तव में राज्य सरकारों का काम सही तरीके से हो सके, राज्य सरकारों का भी विकास हो सके, राज्य सरकारों को उपयुक्त आर्थिक संसाधन मिल सके, राज्यों की चुनाव प्रणाली ठीक ढंग से हो सके, इसके लिए भी ये काम करते हैं। तो ये केंद्र की संस्थाएं न होकर बल्कि एक सहयोगवादी संस्थाएं हैं जो केंद्र राज्यों के बीच में आपसी सहयोग बना के रखती हैं। तो ये तीनों जो वास्तव में वित्त आयोग का काम क्या है, नीति आयोग का, चुनाव आयोग का, ये आपका काम है प्रीवियस वीडियो को देखते हुए ये जानना कि वास्तव में इनका काम क्या है। तो ये आप तभी करेंगे। इसी तरह से एक हरी न्याय व्यवस्था हम लास्ट पॉइंट में पढ़ चुके हैं। सिंगल जुडिशियल सिस्टम है, यानी कि एक सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे बहुत सारे उच्च न्यायालय, फिर बहुत सारे जो है डिस्ट्रिक्ट जो है मजिस्ट्रेट और कोर्ट्स हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो ये एक हरी न्याय व्यवस्था जो है ये केंद्र के एक पक्ष के तौर पे नहीं है, बल्कि भारत को एक जोड़ने के पक्ष में है। इसी तरह से अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, मैं ये डिस्कस नहीं करूँगी, आप बताएंगे मुझे, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है क्या। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स जानते हैं कि क्या है। जिनको नहीं पता है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के आप समझिए क्या हैं और ये किस तरह से केंद्र सरकार के पक्ष में हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि 16 नंबर का क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं वो सहयोगी संघवाद का है, जिसमें ये दिखाती हैं कि अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं आईएएस और आईपीएस जो हैं ये वास्तव में केंद्र और राज्य सरकारों को जोड़ने की एक कड़ी है। जिलों में किस तरह से काम कर रहा है, छोटे से छोटे स्तर में किस प्रकार से काम हो रहा है, क्या लोकतंत्र का सबसे छोटा स्तर पंचायतें, जिला परिषद या जिला जो है वो ठीक से वहाँ पर काम हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें, ये सारी सूचनाएं केंद्र सरकार के पक्ष में हो, इसी काम के लिए आईएएस आईपीएस अधिकारी चुने जाते हैं। तो ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार के एजेंट है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में ये राज्य सरकारों और केंद्र के बीच में सहयोगात्मक रुख लाने के लिए एक जो है कड़ी का काम करते हैं। इसी तरह से प्रशासनिक परिषद है, गवर्निंग काउंसिल भी जिसे बोलते हैं, ये एक परिषद है बच्चों। इसी तरह से विशिष्ट क्षेत्रीय परिषदें भी होते हैं जो किसी क्षेत्र का विकास करने के लिए बनाई जाती हैं, प्रशासन का विकास करने के लिए बनाई जाती हैं। गवर्निंग काउंसिल 13वां और 14वां पॉइंट आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से। देखिए प्रशासनिक परिषद जो होती है, नीति आयोग के अंतर्गत ये प्रशासनिक परिषदें बनाई जाती हैं, जिसमें सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं और जितने भी चाहे ये यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित क्षेत्र जिसे कहते हैं, संघीय क्षेत्र, उनके जो उपराज्यपाल या जो प्रशासक है वह सदस्य होते हैं, वो सब मिलकर इस परिषद में पार्टिसिपेट करते हैं। और इस परिषद के माध्यम से राज्यों से उनकी अपनी क्षमताओं एवं समस्याओं के अनुरूप योजना निर्माण करना, राज्यों को सहयोग देना, ये सारी बातें करते हैं। प्रशासनिक परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता
होता है, इंपॉर्टेंट MCQ है, आप ये याद रखना। तो ये भी एक सहयोगात्मक परिषद है। इसी तरह से विशिष्ट क्षेत्रीय परिषदें जो होती है वो भी एक दिखाती है कि भारतीय संघ जो है एक सहयोगात्मक रवैया अपनाए हुए है, क्योंकि नीति आयोग के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों का गठन भी एक तरह से केंद्र राज्यों के बीच सहयोगात्मक प्रावधान कहा जा सकता है। समय समय पर विशिष्ट क्षेत्रीय परिषदों का गठन निश्चित कार्यकाल के लिए किसी विशेष क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और संघीय क्षेत्रों के राज्यपाल शामिल होते हैं। इस तरह से राज्यों के साथ साथ संघीय क्षेत्रों के नियोजन में सहभागिता को भी ये बढ़ावा देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स सहयोगात्मक रूप के दिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 16 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको रूटीन में चाहिए सभी वीडियो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको रूटीन में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू।